स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर का कैरेक्टर देखेंगे इस वीडियो में। कोई भी स्ट्रक्चर हो फॉर द नेचुरल कंपाउंड्स, उसका किसी भी डिफरेंट टाइप मेथड से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स है क्या। सबसे पहले हम इस पे देखते हैं स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स इन्वॉल्व यूजिंग डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। इसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इन्वॉल्व हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या करती हैं? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है और साथ में फंक्शनल ग्रुप को भी डिटरमाइन किया जाता है। एंड कनेक्टिविटी ऑफ एटम, वो एटम किस एटम से कनेक्ट है उसकी कनेक्टिविटी देखते हैं। तो द की स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आर यूज डिफरेंट टाइप। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक फॉर नेचुरल कंपाउंड के लिए होता है, इसमें स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन, जो स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन चेक करते हैं उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए। क्या करता है? इससे आइडेंटिफाई क्या हो जाता है? फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और प्रोटॉन एनएमआर क्यों करते हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को डिटरमाइन करने के लिए प्रोटॉन एनएमआर का किया जाता है। और कार्बन 13 एनएमआर क्यों किया जाता है? कार्बन सिलेक्शन के लिए किया जाता है। एंड देन बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये किसके लिए किया जाता है? मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अब हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले जो अभी हमने इसमें देखा कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफाइज फंक्शनल ग्रुप्स बेस्ड ऑन दियर कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। इम्पोर्टेंट रीजन्स जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रेचिंग 32,000 टू 36 सेंटीमीटर। कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग जिसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, इसका होता है 1650 से 1750 तक होता है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग इसको हम बोलते हैं एल्केन्स और एरोमेटिक्स जो होती है 1600 सेंटीमीटर, जो कि हम किस में ऑब्टेन करते हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग जिसको हम एल्केन्स या फिर एरोमेटिक्स भी कहते हैं। कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन का जो होता है 2800 से 3100 तक होता है। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट पर सिंगल बॉन्ड में जैसे कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन बॉन्ड कार्बन हो तो उसका 2800 से 3100 के बीच होता है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होता है 1600 मात्र। और कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड का होता है 1650 से 1750 तक। इसमें देखेंगे प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसको हम एचएनएमआर कहते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, ठीक है, अबाउट हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल्स, उसमें हाइड्रोजन एटम है कि नहीं। अब हम बात करते हैं की फीचर की, तो की फीचर में इसमें है केमिकल शिफ्ट होते हैं, ठीक है। केमिकल शिफ्ट में जैसे शो इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटॉन, उसका इन्वायरमेंट भी शो करता है प्रोटॉन का। इसमें मल्टीप्लिसिटी भी होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग प्रोटॉन। स्प्लिटिंग प्रोटॉन यानी इंडिकेट नाइट बॉर्निंग हाइड्रोजन। इसमें हम इंटरग्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सिग्नल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सिग्नल, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। या फिर कार्बन 13 एनएमआर, ये देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं C13 या फिर 13C एनएमआर। ये होता है डिटरमाइन द कार्बन सिलेक्शन ऑफ द कंपाउंड। ये क्या करता है? कार्बन का सिलेक्शन करता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, इनको क्या कर लेता है? सेलेक्ट कर लेता है डिफरेंट टाइप से। इसमें हम बात कर लेते हैं केमिकल शिफ्ट में, तो इसमें जो
केन है, जो एल्केन है sp3 कार्बन होते हैं, एल्किन्स है sp2 होते हैं, और कार्बोनाइल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। एरोमेटिक में सिर्फ यहाँ पे जो रेंज दी है 110 से 160 ppm पार्ट पर मिलियन होता है। इसकी बात करेंगे एल्केन में 0 से 50 ppm, एल्किन में 100 से 150 ppm, कार्बोनाइल में 160 से 220 ppm। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद रखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है मॉलिक्यूलर वेट को, एंड फ्रेगमेंटेशन भी किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन का जो पैटर्न होता है उसको कैसे करते हैं, उस पैटर्न को। अब जैसे यहाँ पे जो की टर्म है, क्या है, की टर्म है, की टर्म में हम यहाँ पे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन पीक जो होता है M+ यानी मेटल गिव मॉलिक्यूल्स वेट, बेस पीक जो होता है मोस्ट इंटेंस पीक देता है, जो कि हेल्प इन आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। जो बेस पीक है, बेस पीक में यही होता है। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो है, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में ये हेल्प करता है स्ट्रक्चर एलुसिडेशन का। यहाँ पे हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस, तो हम सबसे पहले यूज करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको IR कहा जाता है। IR के बाद हम NMR यूज करते हैं, NMR में 2 NMR होते हैं, पहला प्रोटॉन NMR और सेकेंड कार्बन 13 NMR। इसको करने के बाद यूज किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जब हम यूज करते हैं, इसमें डिफरेंस टाइप डिटरमाइन करते हैं। पहला जो कंपाउंड हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, पेनिसिलिन है, मॉर्फिन है, कैम्फर है, विटामिन D है, क्यूरेटिन है, और डिजिटेलाइज्ड ग्लाइकोसाइड्स है। इन सभी का क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन करते हैं। तो देखते हैं कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक नेचुरल कंपाउंड्स है, उसमें हम देखते हैं कि NMR में क्या होता है, प्रोटॉन NMR में क्या होता है, और कार्बन NMR में क्या होता है, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक है। IR में हम इसमें देखेंगे स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि बीटा लैक्टम रिंग होती है। इसका जो रेंज होता है 1750 होता है, और इसमें जो एमाइड होता है, एमाइड के लिए 1650 होता है। जब HR करते हैं, सॉरी प्रोटॉन NMR, तो इसमें सिग्नल फॉर बीटा लैक्टम प्रोटॉन का सिग्नल देखते हैं। तो जो सिग्नल शो होता है किस ग्रुप पे होता है, मेथाइल ग्रुप पे शो होता है, जो मेथाइल ग्रुप होता है ना उस पे। अब कार्बन NMR देखते हैं, बीटा लैक्टम कार्बोनाइल, इसमें देखते हैं कि जो 170 से 180 ppm तक ही होता है। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर आयन पीक कंफर्म करते हैं मास का, जो कि 334 फॉर पेनिसिलिन G प्रोवाइड कराती है। अब हम देखेंगे मॉर्फिन में सेम है। IR में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसको हम फिनोलिक बोलते हैं। जो फिनोलिक होता है उसका रेंज होता है 3400 से, और जो कार्बन बॉन्ड कार्बन का होता है 1600। एमीन होता है जो कि 3300 होता है। इसी तरह से प्रोटॉन NMR में जो एरोमेटिक प्रोटॉन होता है 6 से 8 ppm होते हैं, और OH प्रोटॉन जो होते हैं 5 से 6 ppm होते हैं। कार्बन NMR में देखेंगे कि जो एरोमेटिक कार्बन से हैं 110 से 160 ppm होता है, जो कि एल्केलॉइड्स सिलेक्शन करता है। अब हम बात करेंगे MS मॉलिक्यूलर आयन पीक जो देती है, इसमें 285 से कैरेक्टरिस्टिक एल्कोलाइट्स फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट को शो कर देता है। अब हम बात करेंगे कैम्फर। कैम्फर एक क्या है,
क्रूड ड्रग है उस कैम्फर का आईआर करेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उसका होता है 1740 सेंटीमीटर से, और कार्बन हाइड्रोजन का 2900 सेंटीमीटर तक होता है। और एनएमआर देखेंगे, हाइड्रोजन एमआरआर जो मेथाइल ग्रुप है 1 से 2 ppm होता है, और जो CH होता है जो मेथेन होता है उसमें 2 से 3 ppm होता है। इसमें कार्बन एनएमआर में जो कार्बोनाइल होता है 210 ppm होते हैं, और इसमें sp3 कार्बन्स होते हैं जो कि 10 से 60 ppm होता है। एमएस में देखेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन पीक जो शो होता है 152 पे होता है, इसमें की फ्रेगमेंटेशन पैटर्न भी होता है। विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी में होता यह है कि आईआर हाइड्रोक्सी यानी OH का जो रेंज होता है 3400 तक होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का 1600 होता है। एनएमआर में देखेंगे कि एलिफेटिक प्रोटॉन होते हैं जो कि 1 से 2 ppm होते हैं। ओलिफिनिक प्रोटॉन जो होता है 5 से 6 ppm होता है। कार्बन में बात कर लेते हैं, कार्बन एनएमआर, तो इसमें जो एलिफेटिक कार्बन है 10 से 40 ppm होता है, और ओलिफिन कार्बन जो होते हैं 100 से 150 ppm होता है। एमएस की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर आयन पिक जो होती है 384 कन्फर्म करता है कि स्टेरॉयड स्ट्रक्चर है कि नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं क्यूरेसेटिन। जो क्यूरेसेटिन है, जो क्यूरेसेटिन का जो फिनोलिक OH है उसका रेंज होता है 3200 से 3600 सेंटीमीटर, और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड का 1650 सेंटीमीटर होता है, और एरोमेटिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का होता है 1500 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स वन। एनएमआर की बात करेंगे जिसको प्रोटॉन एरोमेटिक प्रोटॉन में 6 से 8 ppm होता है। हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन की बात करेंगे 9 से 12 ppm होता है, ये सब याद करना है। कार्बन एनएमआर में जो होता है फ्लेवोनॉइड्स सेलेक्शन करता है एरोमेटिक के लिए 110 से 160 ppm होता है। कार्बन में हम बात करेंगे 180 ppm होता है, कितना 180। जब एमएस की बात करेंगे कि इसमें जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होते हैं 203 पे होता है, जो कि फ्लेवोनॉइड फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में रहता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिजिटलाइज्ड ग्लाइकोसाइड्स। जो डिजिटलाइज्ड ग्लाइकोसाइड है आरएन में क्या होता है कि ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन 3300 सेंटीमीटर तक होता है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1700 सेंटीमीटर होता है। ईथर का जो होता है कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन में इसमें होता है 1200 सेंटीमीटर तक होता है। अब प्रोटॉन एनएमआर में जो शुगर प्रोटॉन होता है 4 से 6 ppm होता है। स्टेरॉयड प्रोटॉन जो होता है 0.5 से 2.5 ppm तक होता है। कार्बन एनएमआर जो है स्टेरॉयड सिलेक्शन करता है, और साथ में शुगर कार्बन जो होता है उसका होता है 60 से 110 ppm होता है। एमएस में मॉलिक्यूलर आयन पीक जो वेरियस शो होती है 400 से 800 के बीच में शो होता है। ग्लाइकोसाइडिक क्लेवेज पैटर्न भी इसमें होता है। तो जो है यहाँ तक का आपको पिक्स तो याद करनी पड़ेंगी, जो रेंज है वो बिल्कुल याद करना पड़ेगा, जो कि पहले ही रेंज बता दिया गया था। यहाँ पे एक बार पीछे की ओर चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं जो इसका रेंज होता है कहाँ से कहाँ होता है। ये देखिए यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज यहाँ पे ये बता दिया गया है। इस रेंज को याद करना है कि आईआर कहाँ से कहाँ होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इसी तरह से प्रोटॉन का है, इसी तरह से कार्बन का है, सेम है। इसके बाद हम डिटरमाइन करना स्टार्ट करते हैं कि जो नॉर्मल क्रूड ड्रग हैं उनका यूज करेंगे।